नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां ज्ञान, अहंकार और सत्ता तीनों आमने सामने आ खड़े होते हैं। ये कहानी है एक महान ब्राह्मण के बदलने की और उसके बाद उसके ज्ञान की सबसे कठिन, सबसे क्रूर परीक्षा की। तो कहानी की शुरुआत होती है मगध की एक भरी हुई राजसभा से। जरा सोचिए, माहौल कैसा होगा। एक तरफ तो तनाव है और दूसरी तरफ जबरदस्त उत्साह। एक और शांत बैठे हैं वंदनीय बुद्ध और उनके सामने खड़े हैं उस समय के परम ज्ञानी ब्राह्मण सोनदंड। और तभी पूरे दरबार में एक आवाज गूंजती है। जी हां, राज्यसभा में शास्त्रार्थ। ये कोई मामूली बहस नहीं, बल्कि ज्ञान का एक महासंग्राम था। एक तरफ सोनदंड, वेदों के प्रकांड विद्वान, और दूसरी तरफ बुद्ध, जिनके चेहरे पर आत्मज्ञान का एक अलग ही तेज है। पूरा दरबार, हर कोई बस यही देखने को बेताब है कि आखिर इस वैचारिक युद्ध में जीत किसकी होगी। तो होता यह है कि सोनदंड, जो उम्र में बड़े थे, वो बुद्ध को सम्मान देते हुए कहते हैं, देखिए, आप आयु में मुझसे छोटे हैं, तो विषय चुनने का अवसर मैं आपको देता हूं। लेकिन बुद्ध ने तो मानो पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने विषय चुनने के बजाय सोनदंड से ही एक बहुत सीधा लेकिन उतना ही गहरा सवाल पूछ लिया। सवाल था, क्या आप बता सकते हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण के असल गुण क्या हैं? सच्चा ब्राह्मण कौन? सोचिए, ये कितना बुनियादी सवाल है, और यही सवाल उस पूरी बहस का, उस शास्त्रार्थ का केंद्र बन जाता है। एक ऐसा सवाल जो उस समय की सामाजिक पहचान की जड़ों पर सीधा प्रहार करता है, उस सच पर जिसे सब मानते आए थे। अब सोनदंड तो महाज्ञानी थे, तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हैं। वो वेदों के हिसाब से एक सच्चे ब्राह्मण के 5 गुण गिनाते हैं। पहला, सुंदर रूप होना चाहिए। दूसरा, मंत्रों और अनुष्ठानों में पूरी तरह से कुशल हो। तीसरा, 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता बनी हो। और आखिर में अच्छा ज्ञान और अच्छा कर्म। देखा जाए तो ये उस समय की एकदम पारंपरिक परिभाषा थी। पर बुद्ध कहाँ रुकने वाले थे। वो बात को और भी गहरा ले जाते हैं। वो पूछते हैं, अच्छा, इन 5 में से सबसे जरूरी क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक गुण ना हो और फिर भी कोई सच्चा ब्राह्मण कहलाए? अब यहीं से बुद्ध उस पारंपरिक परिभाषा की एक एक परत उधेड़ना शुरू करते हैं। बुद्ध के सवालों का तर्क इतना मजबूत था कि सोनदंड को मानना ही पड़ा कि जो पहले 3 गुण हैं, यानी सुंदर दिखना, अनुष्ठान में माहिर होना और खानदान की शुद्धता, ये सब एक सच्चे ब्राह्मण होने के लिए असल में जरूरी नहीं है। आखिरकार वो इस बात पर आते हैं कि हाँ, सिर्फ 2 ही गुण हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, अच्छा ज्ञान और अच्छा कर्म। और अपनी बात को और पक्का करने के लिए सोनदंड अपने ही परिवार का उदाहरण देते हैं। वो अपने चचेरे भाई अंकक के बारे में बताते हैं। कहते हैं, मेरा भाई अंकक, वो सुंदर भी है, उसका कुल भी बहुत ऊंचा है और उसे वेदों का ज्ञान भी है, पर वो शराब पीता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है। तो अब बताइए, उसके बाकी गुणों का क्या कोई मतलब रह जाता है? क्या जबरदस्त तर्क था। यह साफ दिखाता है कि बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी भीतरी गुण है। तो अब बात आ गई ज्ञान और सत्कर्म पर। ब्राह्मण होने की एक नई परिभाषा गढ़ी जा चुकी थी। अब पूरी बहस इन्हीं 2 शब्दों के इर्द गिर्द सिमट गई थी। लेकिन बुद्ध की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। तो बुद्ध अपना अगला और भी गहरा सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो अब इन दोनों में से भी सबसे ऊपर किसे रखेंगे? ज्ञान और सत्कर्म में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? और इस सवाल पे सोनदंड ने जो जवाब दिया, वो शायद उस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो कहते हैं, ज्ञान और सत्कर्म को अलग किया ही नहीं जा सकता। ये तो ऐसे हैं जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है। अच्छे कर्म आपके ज्ञान को चमकाते हैं और आपका ज्ञान आपके कर्मों को सही दिशा देता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अब बात आती है आत्ममुक्ति के 3 चरणों पर, बुद्ध का बताया हुआ मार्ग। इस मोड़ पर आकर सोनदंड का सारा अहंकार मानो पिघल चुका था। अब वो एक विद्वान नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह पूछते हैं, तो फिर इस ज्ञान और सत्कर्म के शिखर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तब बुद्ध उन्हें वो रास्ता दिखाते हैं, आत्ममुक्ति के 3 चरण। सबसे पहला है शीलाचार, यानी अच्छा नैतिक आचरण। ये तो समझ लीजिए नींव है। इस नींव पर खड़ा होता है दूसरा चरण, ध्यान, जो मन को शांत और एकाग्र करता है। और फिर जब मन एकाग्र होता है तो आता है तीसरा चरण, ज्ञान। ये गहरा ज्ञान ध्यान से ही पैदा होता है और ये ज्ञान फिर से आपके नैतिक आचरण को और मजबूत बना देता है। तो ये एक साइकिल की तरह है जो चलता रहता है।
बुद्ध की ये बातें सुनकर सोनदंड का मन पूरी तरह से बदल जाता है। वो भावुक होकर कहते हैं, हे करुणानिधि, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आप मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आए हैं। आज से मैं आपकी शरण में हूं। सोचिए, उस समय का एक इतना बड़ा ब्राह्मण विद्वान अब बुद्ध का शिष्य बन चुका था। तो ज्ञान की असली परीक्षा अब शुरू होती है, सिद्धांत और वास्तविकता की टक्कर। ऐसा लग सकता है कि कहानी यहां खत्म हो गई, पर नहीं, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला था। असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी, जहां दर्शन का सामना दुनिया की कड़वी सच्चाई से होने वाला था। सभा में अभी अभी शांति हुई ही थी कि अचानक एक महिला चिल्लाती हुई अंदर आती है और वो सीधे बुद्ध पर एक भयानक आरोप लगा देती है। वो कहती है, मेरे गर्भ में आपका बच्चा है, क्या आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? इस एक आरोप से पूरी सभा में जैसे भूचाल आ जाता है, और यही वो पल था जहां से सोनदंड के नए जीवन की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। इस पूरे हंगामे के बीच राजा का सारा गुस्सा सोनदंड पर उतरता है। राजा को लगता है कि सोनदंड ने जो धर्म बदला है वो सिर्फ उसका निजी फैसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मगध राज्य का, ब्राह्मण जाति का और खुद राजा का अपमान है। वो गुस्से में कहते हैं, सोनदंड, तुमने हम सबको शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन राजा के इतने गुस्से के सामने भी सोनदंड एकदम शांत रहते हैं। वो बहुत शांति से जवाब देते हैं, महाराज, जब मैं यहां बहस करने आया था तो मेरे अंदर ज्ञान का घमंड था, लेकिन जब मैंने बुद्ध की आंखों में वो रोशनी देखी तो मेरे अहंकार का सिर चकनाचूर हो गया। उनका ये जवाब बता रहा था कि उनका मन सच में बदल चुका था। राजा को यकीन नहीं होता। वो ये परखना चाहते हैं कि क्या सोनदंड सच में दुनिया के सुख दुख से ऊपर उठ गया है, और इसके लिए वो एक बहुत ही क्रूर परीक्षा रखते हैं। वो आदेश देते हैं कि सोनदंड के बूढ़े माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब सोचिए, जो बहस ज्ञान और दर्शन की थी, वो अब एक बहुत ही व्यक्तिगत और दर्दनाक मोड़ पर आ चुकी थी। ये थी सोनदंड के नए ज्ञान की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें खुद सोचना है कि जब ज्ञान और सत्ता एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो असल में जीत किसकी होती है? आत्मज्ञान से मिली शांति की या दुनिया की ताकत की?